दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवेरिया रिटायर्ड आईपीएस संताप ठाकुर जी। सर, पहला सवाल तो यह है कि आपने जो रूबिका लियाकत के लिए शिकायत की थी भारत सरकार की सूचना मंत्रालय को कि उनको उनके पद से हटाया जाए, उसमें सुनने में आ रहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अंबानी जी के चैनल पर, चूंकि वो नेटवर्क अंबानी जी का न्यूज 18 को एक नोटिस भेजा है, तो वो क्या है, पूरी नोटिस क्या है, क्या आपको क्या लग रहा है कि कार्रवाई इसमें होगी कि ये सिर्फ खाना पूर्ति की गई है? देखा जाए आपके प्रश्न के जो दो तीन हिस्से हैं और जो मेरी अपनी समझ है, तो उसके अनुसार यदि मैं अंतिम प्रश्न से शुरू करूं तो आपका प्रश्न है कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो अब तक के अनुभवों से मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी। मेरे जो साथी इस चीज को अन्यथा लें वह उनकी इच्छा है, लेकिन चूंकि अब इतने लंबे समय तक इन कार्यों में रह के देख के मैंने देखा है कि गलत करने वालों और को बचाने वालों की संख्या, जो ताकतवर लोग हैं जिनकी आपस में ताकत है, वह एक दूसरे के साथ जैसे तुरंत खड़े हो जाते हैं और एक लॉबी कोटरी बन के एक दूसरे की सहायता ऐसे कामों में शुरू कर देते हैं। तो यह उनकी इच्छा होगी कि कोई कार्रवाई न हो। मेरी इच्छा होगी कि चूंकि मेरी समझ में, मेरी जानकारी में नियमों का उल्लंघन हो रहा है और अगर भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उसको भेजा नेटवर्क 18 को, इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसमें कुछ समुचित तथ्य हैं, कुछ विचारणीय बिंदु हैं, तभी उन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स हैं, नियमावली हैं, उनके अनुसार कार्रवाई करने को 15 दिन में मुझे इंटीमेट करने को, और साथ ही साथ यहाँ तक कि उस प्रोग्राम, वैसे तो हमने 5-6 प्रोग्राम्स का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने 1 या 2 प्रोग्राम संभवतः उसमें उल्लिखित किया है जिसका उन्होंने वीडियो भी संरक्षित करते हुए उसकी एक प्रति मंत्रालय को भेजने की बात कही है, ताकि भविष्य में अगर डिस्प्यूट होता है किस चीज को लेके, कहीं लीगल आयाम पे जाता है, तो उसका एविडेंस बरकरार रहे। अब प्रश्न है कि मेरी शिकायत क्या है। तो शिकायत मेरी यह है, मैंने उसमें 5 या 6 दृष्टांत दिए हैं सुश्री रूबिका लियाकत से जुड़े। एक दृष्टांत है जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं श्री मनोज काका, उनके साथ इनका जो उलझना हुआ था, जिसमें उन्होंने इनके लिए स्पष्टतया अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, फिर ये भी इन्होंने भी पलट के जवाब दिया और बहुत ही मैं कहूँगा कि सीधे-सीधे इनको एक प्रकार से इनको आरोपित कर दिया कि आप गलत कार्य कर रही हैं, और उसको वो शब्द सुन के वो भड़क गई। उन्होंने यह धमकी दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ यह कार्रवाई करूँगी, यह कर, लेकिन सच्चाई यह है कि उसको कोई ऐसी कार्रवाई की नहीं इन्होंने। इन्होंने कहा था मैं मानहानि करूँगी और तमाम चीज़ें। और उन्होंने कहा था कि आप जाइए मानहानि कीजिए, लेकिन उन्होंने मानहानि नहीं की। यद्यपि उसके बाद जिस प्रकार से उनको चैनल से निकाल दिया उस समय प्रोग्राम से, वह सब बड़ा ही अशोभनीय था, दयनीय था, विचित्र था, दुखद था। उसी प्रकार से उन्होंने जो एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं, लखनऊ निवासी में, उनके साथ भी वो अनावश्यक उलझी असीम थी। वकार, असीम वकार। असीम वकार था, असीम वकार साहब के साथ अनावश्यक उलझी थी बिना किसी मतलब के, और वो अपनी बात कह रहे थे, तब उस समय भी स्थितियां विकराल हुई। अजय उपाध्याय जी वाला उदाहरण हम लोगों ने तो देखा ही देखा है, जो इसका तात्कालिक कारण बना था, कैसे उठ के वहां चले जाना। तो इन सभी दृष्टांतों को एक दो और दृष्टांत थे जो मैंने अलग अलग पार्टियों के दिए थे। इन सभी दृष्टांतों में मेरा यह आरोप था, और उस पत्र में मेरा आरोप है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल विपक्षी दल के नेताओं के प्रति उनकी भाषा, भाव भंगिमा, उनका उनका जो अंदाज है, उनकी नाराजगी वो बिल्कुल दूसरे स्तर की होती है, और सत्ताधारी पार्टी, जैसे अभी आपने मुझे एक सवाल किया, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, अगर आप सवाल करें उसके बीच डांटते भी रहें, फटकारते भी रहें, मुझे जलील भी करते रहें, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा या आप मुझे बर्दाश्त कर पाएंगे, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि एक जो है न्यूनतम अपेक्षित
न्यूनतम अपेक्षित एक डिग्निटी और कर्टसी आवश्यक होती है। उनके प्रोग्राम्स कई सारे हमने फिर बाद में देखे, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई क्लास ले रहा हो। और मुझे इस बात का, देखिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इस बात का कहीं न कहीं कष्ट भी हुआ कि यह बड़े-बड़े अगर वह चैनल बड़ा है तो यह पार्टियाँ भी बड़ी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह छोटी पार्टियाँ नहीं हैं। अब अपमानित होना और उसको सह लेना, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ। भई नहीं बुलाएँगे अपने कार्यक्रम में। तो यह थोड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अब यह बड़ी पार्टियाँ माने मेरे जैसा आदमी नहीं जाएगा तो वो ठीक है, उनके कोई सेहत पे अंतर नहीं पड़ रहा है। बल्कि ये पार्टियों से नहीं जाया करेंगे लोग, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत दिन तक रेजिस्ट कर पाएँगे। कहीं न कहीं आपके माध्यम से मैं इन जो हमारे और बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी अनुरोध करूँगा, उनको आपके माध्यम से कहूँगा कि वो अपनी डिग्निटी को बचाना आपका भी दायित्व है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं इस मामले में, हम अपनी हैसियत से बढ़ के कर रहे हैं। अगर आपके लोग अपमानित हो रहे हैं तो आपको आगे आना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। जाइए तो आप उसका लीगल एक्शन लीजिए, लॉ बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। इस दौरान मैंने महसूस किया कि सैटेलाइट चैनल्स, जब मैंने इन चीज़ों का अध्ययन किया, तो मैंने देखा कि सैटेलाइट चैनल्स उतने निरंकुश नहीं हैं जितना वे समझते हैं अपने आप को। कानूनन यहाँ तक प्रावधान है कि उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा अगर अगर इस बात की, और एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, रूल 6 है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, शायद 1993 या 2005 है, उसमें रूल 6 है, नियमावली 6 है। उसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं जिसमें अनडिग्निफाइड बिहेवियर भी एक शामिल है। तो लबो-लबाब ये है कि इन बिंदुओं को लेके, और मैंने एक और बिंदु उठाया था जो श्री डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके प्रति जो उन्होंने स्पष्टतया आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि जिसमें ओहो और आहा करते हुए कि उनको कौन सुनता है और उनकी क्या हैसियत है। ये बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं, ये देश को प्रतिनिधित्व भी करते हैं कहीं न कहीं। इनको दूतावास वगैरह भी कवर करते हैं, इनकी बातें दूर तक जाती हैं। और तो इस तरह के चैनल्स अगर एक वैश्विक स्तर पे एक हमारे मित्र राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, जो यह बात लगभग सर्वविदित है कि विश्व का सबसे ताकतवर देश में से एक अमेरिका माना जाता है, हमारा देश कभी उसका शत्रु देश नहीं रहा, मित्रवत व्यवहार रहा। उसके राष्ट्राध्यक्ष के प्रति आप इस प्रकार का मर्यादित आचरण कीजिए, यह वैश्विक जो हमारे संबंध है उनको भी खराब कर रहा है। इन बिंदुओं को हमने प्रस्तुत किया और इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांग, कार्रवाई की बात कही। अब क्या कार्रवाई करेंगे, जैसा मैंने आपके प्रश्न का पहला उत्तर दिया, मुझे उम्मीद कब है कि कहीं न कहीं दुरभिसंधि हो जाती है, लेकिन मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि प्रकरण को आगे बढ़ाऊँ और विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जो कुछ मेरी हैसियत है मैं प्रयास करूँ। तो सर आपने जो बताया कि केबल टीवी जो एक्ट है 2005 का, संभवतः उसमें एक नियम है कि उसमें अगर टेलीविजन चैनल का एंकर गलत भाषा का प्रयोग करता है तो उसका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। और आपने उसके साक्ष्य देखिए, आपकी शिकायत में कुछ तो तथ्य रहा होगा ना, तभी तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बकायदे टीवी मतलब नेटवर्क 18 के मैनेजमेंट समूह को चिट्ठी लिखी है। अगर आपने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए तो उसमें दम नहीं होता तो वो आगे भेजता ही नहीं। तो कहीं न कहीं तो उन्होंने आपके आरोपों को सही माना है, तभी तो वो चिट्ठी भेजी गई है। ऐसा मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि कोई भी रैशनल आदमी को ऐसा लगेगा। और मैंने कोई कोई जैसे मान लीजिए कल अब एक हमसे हमें एक और जो है व्यक्ति ने पूछा, तो मैं उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि भाई आपने एक वो महिला है और वो जो है वो एक वर्ग विशेष से हैं, तो आपने इसीलिए उनको चयनित किया। तो ऐसा नहीं था, यह ज़रूर है मतलब कि आपके उससे ऊपर मुझे अब आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि रुपका लियाकत एक मुस्लिम है और महिला है, इसलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी मतलब बात है अ, कि क्या ये तो गजीब सा सवाल है भाई। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मेरे से मैं कोई गलती हो रही है, मेरे से कोई गलती बोल रहा हूँ, तो मेरे पे आरोप लगाए, तो ये कौन सा है कि आलोक पाठक हिंदू हैं इसलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं? देखिए हम लोग के देश में मतलब खास करके जो जो राजनीतिक लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी, इसमें मैं समझता हूँ कि किसी से कम नहीं है। वैसे तो आमतौर पर उन पे इस धर्म विशेष के विरोध में काम करने के आरोप लगते हैं, लेकिन अगर रूबिका जी का मामला हो तो कहते हैं कि आपने इसीलिए कह दिया कि वो जो है वो उस वर्ग विशेष की है, तो उससे
लेकिन मैंने उसे जो सबक सीखा या अपना जो दायित्व समझा, और उन्होंने मुझे 3-4 नाम भी लिए, श्री अर्णब गोस्वामी के, और वो जो आज तक में जो महिला एंकर हैं उनका, और 2-3 और नाम लिए। तो मैंने ये समझा, मैं, और उन्होंने कहा कि चूंकि वो लोग वो इस बेहतर स्थिति में है सामाजिक धार्मिक रूप से, इसीलिए आप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे यह लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके संदर्भों को भी खोजूं और उसको भी परसू करूं, क्योंकि यह सही है कि कोई अकेला, इस यह बात तो आप भी सहमत होंगे कि कोई अकेली सुश्री लियाकत ऐसी नहीं है जो अकेला इस तरह से किसी को, मन जिनके इस प्रकार के कार्य आचरण के तथ्य आ रहे हों। लगभग तमाम चैनल्स में कई ऐसे एंकर्स हैं, अब तो बहुत ही गिने चुने ऐसे दिखते हैं जो सौम्यता के साथ प्रश्न पूछें, सौम्यता के साथ उत्तर दें, वरना लगता है जैसे कि फटकार लगाने के लिए, डांट लगाने के लिए, जलील करने के लिए। और मुझे ज्यादा, मैं पुनः कहना चाहूंगा, ज्यादा आश्चर्य लगता है कि हमारे वो चैनल के वो साथी जो प्रवक्ता कहलाते हैं, वह उन्हें थोड़ा सा इस बात पर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ, मेरी राय है या मेरा मानना है कि विपक्षी जो नेता हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमी मैं इसको मानूंगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्षी चैनलों को ऐसे एंकरों का और ऐसे चैनलों का बायकॉट कर देना चाहिए जो उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनका सम्मान नहीं करते उनकी बातों का। देखिए, इसके कई तरीके हैं। एक तो बायकॉट भी कर सकते हैं, नहीं बायकॉट करें भाई। देखिए, चैनलों की जरूरत बड़े चैनलों को, बड़ी पार्टियों को है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो एक परस्पर इसकी बात है, रिक्वायरमेंट की बात। इनको उसकी आवश्यकता है, उनको इसकी आवश्यकता है, ना बायकॉट करें, जाते रहें। लेकिन कम से कम जो इंडिविजुअल इंस्टेंसेज हैं, अब जैसे मान लीजिए कि दिन भर मैं देखता हूँ और उसके बाद मुझे और महसूस हुआ, उदाहरण के लिए श्री नरेंद्र मोदी परसों, शायद परसों या तरसों जो गए थे, जो चेनाब वाला उन्होंने उद्घाटन किया, या लगभग हर दिन वो ऐसा होता है। मैंने थोड़ा सा टेलीविजन देखा तो मुझे महसूस हुआ जिस प्रकार से अति महिमा मंडित करके, देखिए न्यूज देना एक चीज है, उसमें पहला क्लॉज लिखा हुआ है कि वो जो है न्यूट्रल होगा, निष्पक्ष प्रस्तुति होगी समाचारों की। यह एक महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता मानी जाती है खबरों की। महिमा मंडन करना या किसी के प्रति पक्षपात करना, उसको बहुत ही गंभीर स्थिति मानी गई है। कोई भी मान लीजिए देश का हर चीज, देखिए यहाँ पर यह बड़े ही, मैं कहूंगा कि एक तरह से बहुत ही एक चालाकी, अगर मैं कहूँ बहुत ही चालाकी के साथ देश और व्यक्ति को जोड़कर, व्यक्ति लाभान्वित व्यक्ति हो रहा है, एक पार्टी हो रही है, और आपको हमको कहा जा रहा है कि देश की बात है इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। देश में तो सब आते हैं, देश में तो विपक्षी नेता भी आते हैं, प्रतिपक्षी भी आते हैं, तो उनके भी आप गुणगान कीजिए। अगर देश की बात है तो हमारा कोई भी आदमी कुछ भी कहीं भी कर रहा है, उसका गुणगान कीजिए, लेकिन आप कुछ व्यक्ति विशेष का अतिशय गुणगान, अगर विपक्षी दल चाहें, अगर उन नियमों का ढंग से पालन करें और करवावें, तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की जो बेलगाम स्थिति है उस पर अंकुश लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया। जिस रेल योजना की आप बात कर रहे हैं कि अब सीधे दिल्ली से श्रीनगर की तक हम ट्रेन से जा सकते हैं, इस योजना का फैक्ट ये है कि ये योजना नरसिम्हा राव के सरकार में पारित हुई और इस पे अटल जी की सरकार में काम हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में काम हुआ और अब बात मोदी जी की सरकार में काम पूरा हुआ। लेकिन वो बताया तो ऐसा ही गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार ने किया। तो ये तो एक तथ्यों को आपने बिल्कुल सही कहा कि तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट पिछले 35-40 सालों से चल रहा है और तमाम सरकारों ने उसमें बजट दिया, उस पर काम हुआ, और आप क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को दे रहे हैं। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निष्पक्ष खबरें नहीं दी जा रही है, जबकि तथ्यात्मक ये देना चाहिए था कि इस योजना कब पास हुई। इंदिरा गांधी ने इसके बारे में सोचा था, नरसिम्हा राव की सरकार में काम शुरू हुआ, अटल जी ने इसमें काम जारी रखा। उसमें काफी हिस्सा जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार में बन चुका था। इस पुल को अगर छोड़ दिया जाए, और ये पुल भी 2020 तक बनना था, बनने बनते में 2025 हो गया। तो अब सब देखिए, समझ में जो आज की आपसे जो बातचीत थी उसमें लगा कि अभी आपने रूबिका लियाकत पे शिकायत तो की है, लेकिन अगर किसी ने आप पे ये आरोप लगाया कि चूंकि रूबिका लियाकत एक धर्म विशेष से आती थी इसलिए आपने उनको टारगेट किया, तो आपने हमारे मंच पे कहा कि आप बाकी ऐसे सारे एंकरों पर जिन्होंने की
केबल टीवी एक्ट का वायलेशन किया उन सब के खिलाफ शिकायत करेंगे। प्रयास करूंगा निश्चित रूप से। तो सर लखनऊ कब तक आना होगा? कल कल आऊंगा दिन में। क्योंकि एक बड़ा जजमेंट कल भी आया एक हाई कोर्ट का, अगर 10 मिनट का समय हो तो उस पर जरा बात कर लूं मैं। हाँ ठीक है, तो इसको ब्रेक मान लीजिए, 10 मिनट में उसको कर लीजिए। या अभी कर लेते हैं, अगर आप अगर नहीं ना, तो मतलब 10 मिनट हम लोग मान लें कि दो हिस्सा हो गया। हेलो, अब मैं कह रहा हूँ वो एक ठीक सेपरेट इशू मान लीजिए। ठीक सर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचती है सुबह के समय। 17 घंटे तक सरकार इस सूचना को दबाए रहती है कि उसमें किसी की जन हानि हुई। खैर शाम प्रधानमंत्री दिन में 11:40 का ट्विटर पर यह सूचना देते हैं कि उसमें कुछ लोगों की जाने गई है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यूपी सरकार 17 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कबूलती है कि 30 लोगों की जान गई। उस वक्त ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक मृतक को 30 लाख रुपए की सहायता देगी उत्तर प्रदेश। लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी मीडिया में जो दबी हुई थी, लेकिन चूंकि उस पर हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, इसलिए अब वो सामने आई है कि बिहार के एक निवासी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था कुंभ में, भगदड़ में उनका ये कहना है। और उनको अभी तक जो सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की रकम नहीं मिली है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और सरकार से पूछा है कि ये बताइए कि महाकुंभ हादसे का जिम्मेदार कौन। और दूसरी बात उन्होंने उस टिप्पणी में भी कहा कि जो लोग दूसरे राज्य के रहने वाले थे, वो कहां से आके आपके सहायता राशि जो आपने घोषित की थी उसको उसकी फॉर्मेलिटी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सरकार की ये दायित्व बनता है कि वो जितने भी लोग इस हादसे में गए उनको जो आपने राशि बोली थी मुआवजे की राशि वो दे, और तमाम साक्ष्य मांगे हैं। तो सर ये जो हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है, मैंने भेजा भी है अभी आपको, उसको पढ़कर आपको क्या लग रहा है? क्या सूचनाओं को अभी तक छिपाया जा रहा है? देखें, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको हाई कोर्ट इस चीज को अन्यथा न ले, लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी से मुझे कम से कम कोई नया एहसास या कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है। यह जरूर है कि चूंकि हाई कोर्ट एक अथॉरिटी है, अपने आप में एक संस्था है, और जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, वैसे ही न्यायपालिका है, उसको वो अधिकृत है किसी बात को आधिकारिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। अतः हाईकोर्ट द्वारा यह संज्ञान लिए जाने के बाद कि इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, यह बात सामने आधिकारिक रूप से, मैं शब्द कहूंगा आधिकारिक रूप से आ रही है। अन्यथा आप और हम सभी जानते हैं, तमाम यूट्यूबर्स हैं, उस समय के बड़े अखबार भी हैं जिन्होंने इससे इतर तथ्य जाना। और यह भी मेरी जानकारी में कुछ, मेरे पास कुछ साक्ष्य भी है कि कई बड़े चैनल्स के पास भगदड़ में जो आधिकारिक, जहां तक मुझे याद है 32 या कितनी मौतों की बात डीआईजी उस समय थे वैभव कृष्ण, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता में डीआईजी ने और जो 30 कुंभ लोगों मेला की अधिकारी 30 लोगों कुंभ की मेला बात उन्होंने अधिकारी, स्वीकार की थी। हाँ उन्होंने स्वीकार की थी, और सिर्फ एक स्थान की बात स्वीकार की थी कि एक स्थान पर मौत हुई, फिर उसी दिन एक दूसरे स्थान की भगदड़ की बात आई, उस पर आज तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं हुई है उस जगह पर। और बाद में तो जो है जो जो लाशों का, शवों की स्थितियां लोगों ने देखी, और कुछ यूट्यूब्स ने दिखाया 69, 70, 71, 72, इस तरह से कम शवों का नंबर जो दिया जा रहा था, शव पे जो लाश सिले जा रहे थे उन पे नंबर दिया जा रहा था, उस नंबर और गाड़ी पे नंबर जो चिपकाया जा रहा था, इनको मिलान करते हुए, उनको कुंभ से जोड़ते हुए 71 या कितने, मतलब जो है संभवतः तक लगभग निश्चित रूप से इन लोगों ने साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया। कुछ लोगों ने उस दिन का जो आपका ये था पोस्टमार्टम की जो रजिस्टर होता है उसको चेकअप किया, यानी कि मैं कहूंगा साक्ष्यात्मक, साक्ष्य सहित विथ एविडेंस उन्होंने इस बात को बताया था कि जो मौतें हैं वह काफी ज्यादा हैं, 30 से कुछ लोगों ने 100 का दावा किया, कुछ 200, लेकिन 70-80 तो मुझे याद है कि विथ एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए। यह बात ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में लगातार रही।
एक सब इंस्पेक्टर का मैं भी केस जानता हूँ, श्री अंजनी कुमार राय, उनकी मृत्यु गाजीपुर के रहने। उनके मृत्यु उनके परिजनों के अनुसार निश्चित रूप से वह कुंभ में भगदड़ के दौरान हुई, उनका ऑन ड्यूटी हुई, उनके परिवार वालों का कहना है। और मेरे पास उसके एविडेंसेज है, उनसे उनके भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बल्कि एक बच्ची जिसका बाद में चर्चा हुआ कि एक बच्ची बचाई गई, उस बच्ची को बचाने में ही इनकी मृत्यु हुई है, ये भगदड़ में मृत्यु हुई। और बाद में इतना मैं घिनौना कहूंगा, विभत्स कहूंगा, दुखद कहूंगा, कष्टप्रद कहूंगा कि उनका जो मुझे बताया गया, जो मुझे एविडेंसेस दिए गए हैं, उसके अनुसार उनका टाइम ऑफ डेथ तक चेंज कर दिया गया, मृत्यु का समय भी परिवर्तित कर दिया गया, और एक दिन बाद मृत्यु दिखाई गई और हार्ट अटैक से। जबकि कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट्स में, चूंकि रनिंग रजिस्टर चल रहा था, पुलिस में जो जनरल डायरी होती है वो इस मामले में खतरनाक होती है कि वहां लिख जाता है, एक जनरल डायरी में जो एक्चुअल घटना घटी थी वो अंकित हो गया अंजनी राय का, लेकिन बाद में मेरी जानकारी में और मेरे पास जो अभिलेख थे और जो मेरी याददाश्त है, उसके अनुसार उनका टाइम ऑफ डेथ भी परिवर्तित किया गया, वे ऑफ डेथ भी अलग बताया गया, हार्ट अटैक, जिसपे उनके घर वाले आज तक व्यथित हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसे प्राइवेट में तमाम लोग हैं। तो मैं कहने का मतलब यह है कि मैं हाईकोर्ट के इस आदेश को इस रूप में मतलब मैं एक रहस्योद्घाटन के रूप में नहीं मान रहा हूँ, मैं उसका महत्व इस रूप में मान रहा हूँ कि उसने इन चीजों को एक आधिकारिक पुष्टि कर दी है, आधिकारिक स्थान दिया है, और पहली बार उस चीज को डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्डेड किया है कि सरकार जो कह रही है, सरकार की बातें अंतिम सत्य नहीं है। और मैं जानता हूं कि अगर एक इंटरटेन हुआ है, न जाने कहां से कितने लोग फिर आने शुरू होंगे। मैंने इस संबंध में एक कोर्ट में एक एफआईआर के लिए भी, चूंकि मेरी, जैसे वही बता रहे हैं, मृत्यु हो गई। अब इसमें देखिए दो बातें हैं, अगर जब तक किसी की मृत्यु का संदर्भ एक महत्वपूर्ण होता है, सरकारी सहायता एक पक्ष होता है, फिर तमाम जगहों पे उस किसी के भी डेथ सर्टिफिकेट का यूज होता है, घर परिवार के लिए होता है, तो वह सब समस्याएं जो आनी थी और आएंगी, इन बातों को लेकर मैंने भी एफआईआर के लिए कहा है कि कूटरचित अभिलेख बनाए जा रहे हैं, गलत उसमें, बल्कि हमारे यहाँ लखनऊ में इसकी सुनवाई भी हुई है और मैं उस मामले को परसू कर रहा हूँ क्रिमिनल स्तर पे। लेकिन सिविल स्तर पे मैं हाईकोर्ट का शुक्रगुजार इस बात के लिए हूँ कि उन्होंने इस चीज को एक ऑफिशियल रूप से पूछा है और डॉक्यूमेंट्स पे लाया है कि तुम जो कह रहे हो वही अंतिम तथ्य नहीं है, लोग तुम्हारी बातों से, हर व्यक्ति तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा है। तो एक चीज और भी है कामताब सर, मेरी आपसे चूंकि इस बीच में बात नहीं हो पाई थी, एक अभी हम लोगों ने देखा बेंगलुरु में एक इसी तरह की भगदड़ मचती है आरसीबी के विजय समारोह में, जब आरसीबी 18 साल बाद आईपीएल जीतती है, वहां 11 लोगों की जान जाती है, 30 लोगों की घायल हो जाते हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री ने तुरंत तमाम पुलिस कमिश्नर, तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आरसीबी के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और दूसरी तरफ अगर हम प्रयागराज के मामले में देखें तो यहाँ तो सर चीजों को लग रहा है अभी भी दबाया जा रहा है। मतलब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो 5 जून का ऑर्डर है, ये हम लोग को पता चल रहा है 7 तारीख और 8 तारीख को, और ये सख्त टिप्पणी है। मतलब एक अखबार में तो लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि महाकुंभ के हादसे का जिम्मेदार है कौन। देखिए निश्चित रूप से असल में दोनों स्थितियों में एक मुझे लगता है कि एक अंतर यह है कि महाकुंभ को इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा से जोड़ लिया गया सरकार ने, जैसा कि सरकार में कई बार हो रहा है, जो ग्लैमराइज करने की जो एक अजीबोगरीब लत टाइप की है, मैं कहूँगा एक जैसे कहूँगा कि बिल्कुल खिंचाव सा है कि हमको किसी हर कीमत पे ग्लैमराइज, जैसे कोई एक चैनल कहता है खबर हर कीमत पे, वैसे ही इनका है ग्लैमर हर कीमत पे। तो वो ग्लैमर हर कीमत पे के लिए वह किसी भी इससे इतर सत्यता को बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं। और चूंकि चौथे स्तंभ पे इनकी इतनी पकड़ है
कि वह डर के मारे कहिए या लालच में कहिए सत्यता को नहीं लाते हैं, बात वहां फिर आ जाती है चौथे स्तंभ की, और वह पूरे मजबूत सहायक हो जाते हैं। तो आप लोग जैसे साथी ही केवल इन बातों को लाते हैं। आपकी हमारी हम लोगों की रीच की, हम लोगों की कही हुई बातों की बहुत अधिक सीमाएं हैं। हम लोग टुकड़ों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। उसका लाभ उठा के जो मेजॉरिटी में जो उनका एजेंडा था, उनकी उनकी जो चाहत थी कि एक महान आयोजन किया और महान व्यक्ति हैं, और वो महानता और महान शब्द के साथ इतना अधिक उनका अभिभूत और लगाव थे कि उससे इतर अगर कुछ भी इस कहानी में दिख रहा है तो उसको गायब कर देना इनकी मजबूरी बन जा रही थी, भले उसका वह आपराधिक ढंग से क्यों ना हो। यह तो एक अपराध है कि मृत्यु हुई, आप छिपा रहे हैं, आप पोस्टमार्टम हो रहा है उसके रिकॉर्ड छिपा रहे हैं, शवों की स्थिति को छिपा रहे हैं, मौत के स्थान को छिपा रहे हैं। ये सब अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंसेस है ये सब। सीधे सीधे जो पहले आईपीसी था, बीएनएस है, बीएनएस में अपराध है ये सब, जो जो किया सरकारी तंत्र के लोगों ने। सर कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि बिना पोस्टमार्टम के बॉडी दे दी गई, लेकिन अब क्या लग रहा है कि प्रयागराज हाई कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और अब जुलाई में सुनवाई है, तो उसके बाद उन्होंने एक आंकड़ा पूछा है कि आप बताइए कि 28 जनवरी से लेकर जब तक कुंभ चला उसमें कितने लोगों की जाने गई, किसने किसने इलाज किया, कहाँ भर्ती हुए, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, और पूरे प्रयागराज का, ये नहीं कि सिर्फ तो मांगा है डिटेल। तो ये सारे जिस तरह से हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है और उस पे सरकारी वकील ने कहा है जिसने केस किया उससे कि अगर ये अप्लाई करेंगे तो इनको भी मुआवजा दिया जा सकता है। तो क्या इस केस में वास्तव में जो लोग जैसे कई लोग अभी भी अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, जैसे एक आंकड़ा आया था शुरुआत में 1000-1200 लोग गायब हैं, पता नहीं कि उसमें कितने लोग मिले या नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं प्रयागराज से पता करूं। लेकिन कुंभ के दौरान ये खोया पाया विभाग में था कि 1000 के करीब लोग गायब हुए, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। हो सकता है उसको कुछ लोग मिल गए हों, इसकी भी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। लेकिन क्या इस ये जो बिहार के जो शख्स हैं जिन्होंने मुकदमा किया है, उनकी वजह से क्या बाकी लोगों को न्याय मिल पाएगा, आपको लगता है, जिन्होंने कुंभ के हादसे में अपने परिजनों को खोया है? मैं निश्चित रूप से मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक बड़ी शुरुआत है और एक सकारात्मक शुरुआत है। मैं इसे एक लैंडमार्क स्थिति मानूंगा कि कम से वो देखिए, कई बार अब हाई कोर्ट का जो मेरा अनुभव रहा है, कई बार होता है डे 1 की सुनवाई दूसरी हो जाती है, डे 2 की दूसरी हो जाती है। कई बार जैसे जो चूंकि हर जगह का होता है, मनुष्य मनुष्य हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके सबकी अपनी अपनी मनस्थिति होती है, सोचने का अपना ढंग होता है, विधि को इंटरप्रेट करने का अपना तरीका होता है, अपनी समझ होती है। फिर डे 1 जो फोकस होता है कई बार डे 2 नहीं हो पाता है, कई बार डे 2 बढ़ के हो जाता है। लेकिन यह जरूर है कि एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण शुरुआत है उन तमाम लोगों के लिए जो जिनके साथ मेरी निगाह में, मेरी जानकारी में सीधा सीधा अपराध हुआ है, भारी जुर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, जिसमें सरकार सीधे सीधे दोषी है। सरकार ने अपने नुमाइंदों के माध्यम से, अपने बड़े अफसरान के माध्यम से जो आपराधिक कृत्य किया है उसको लेके हाई कोर्ट ने जितनी टिप्पणी कर दी वह भी अपने आप में एक माइलस्टोन होगा। अगर मैं जरूर चाहूंगा कि वो यह चीज अगले हियरिंग में भी और तेजी और तीव्रता के साथ आवे। और यह एक केस से ही अगर हाई कोर्ट चाहे, आप और हम जानते हैं कि हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास अपरिमित अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं ताकि न्याय बचा रहे। अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस एक केस से वो पूरी बगिया उधेड़ दे। अब कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, कई बार केसेज आते हैं डे 1 की कोई रेस्पॉन्स होती है, डे 2 की कोई रेस्पॉन्स होती है, डे 3 की कोई रेस्पॉन्स होती है। आप भी इससे परिचित हो गए हैं। अब संस्थाओं में भी चूंकि अलग अलग सोच होता है, अलग अलग विचार होता है, लेकिन अगर अगर इसी तेवर के साथ चलता रहा तो एक केस ही काफी है इनकी बगिया उधेड़ के सत्यता को सामने लाने के लिए, और नहीं तो दूसरे आएंगे। अब यह एक शुरुआत इस दिशा में हुई है उस सच्चाई को लाने की, जो मौत के आंकड़ों को छिपाने, घायलों के आंकड़ों को छिपाने का जो खेल चल रहा था उसकी शुरुआत तो निश्चित रूप से हो गई है इस प्रकरण से।
लेकिन सर बेंगलुरु में उसी तरह का हादसा होता है, अधिकारियों पे कार्रवाई होती है, यूपी में नहीं होती है। इसको क्या समझा जाए? अब देखिए, ये तो अपनी-अपनी, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि अपनी-अपनी समझ है, अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी में शर्म भी है, अपना-अपना लिहाज है। उत्तर प्रदेश में मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि यहाँ के चूँकि मुख्यमंत्री ने एक अजीब किस्म की वो चूँकि वो वही है कि उनको इतनी ज़्यादा महिमा मंडित होने का उनका एक यह हो गया है, उनकी सोच हो गई है कि हम लार्जर दैन लाइफ हैं। तो जो फ़िल्मों में हीरो का हो जाता है कि मैं लार्जर दैन लाइफ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को मार गिरा सकता हूँ, किसी को कुछ कर सकता हूँ, मेरे यहाँ गलत कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए गुनाह गलतियाँ ज़्यादा करनी पड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ के अफ़सरान भी सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ जी अनंत काल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और हटेंगे तो सीधे प्रधानमंत्री होंगे, तो हम सुरक्षित हैं, हम अच्छे हाथों में हैं। हमें इनके, अगर मैं इस शब्द का प्रयोग कर सकूँ, हमें इनकी दास्ता में लाभ ही है, कोई नुकसान नहीं है। यह भाव जो है, वह अफ़सरों से गलत और गुनाह करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज यह हो जाए कि अरे कल हटने वाले हैं, आप देखिए इसी में से कहाँ-कहाँ से कौन-कौन निकल के क्या-क्या बताने लगे। आप जानते हैं, कहावत है कि जब नाव डूबने लगता है तो या जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो ये अफ़सर तो कई बार चूहों की भूमिका में अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अच्छा दाना, खाना-पाना मिल रहा है, जब लगे कि भई गड़बड़ जगह फँस रहे हैं, या दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। चलिए सर, आपने विस्तृत जानकारी दी और बड़ा अच्छा लगा कि आपके प्रयास को सफलता मिलनी शुरू हो गई है। बहुत-बहुत धन्यवाद।